तो चलें कंटिन्यू करते हैं यार। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आपके पास कि प्यूरिन साल्वेज पाथवे क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को एक तरह से पाथवे पढ़ाया था जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक रॉ मटेरियल लेते थे, उससे प्यूरिन की सिंथेसिस करते थे, उसको बोलते थे हम लोग डी नेवो प्यूरिन सिंथेसिस। लेकिन प्यूरिन साल्वेज पाथवे में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक चीज पड़ी होती है, आपने उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है, प्यूरिन्स बनानी है। तो वो इंशाल्लाह आगे जब हम पाथवे डिस्कस करेंगे वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि आपके पास प्यूरिन साल्वेज पाथवे क्या होता है। तो इसके लिए आप लोगों को कल मैंने जब प्यूरिन सिंथेसिस का पाथवे पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको बॉडी के अंदर लेट्स सपोज प्यूरिन की प्यूरिन की सिंथेसिस करनी है, तो अगर आपको बॉडी के अंदर प्यूरिन बनाना है, या आपने पढ़ा है इसके अंदर प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एडेनिन एंड गुआनिन बनाना है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट पहले चाहिए होती है राइबोस 5 फास्फेट। तो प्यूरिन साल्वेज पाथवे के लिए भी आप लोगों को सबसे पहले क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगी विच इज कॉल्ड राइबोस 5 फास्फेट। ये कहाँ से आएगी, ये आपकी ग्लूकोज से आएगी। जब ये प्रोडक्ट आती है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब आप लोगों ने याद रखना है प्यूरिन साल्वेज पाथवे में फर्स्ट चीज क्या आती है, राइबोस 5 फास्फेट। ये आगे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। लेकिन इस प्रोडक्ट को कौन ब्रेक डाउन करेगा, उसके लिए आप लोगों ने इस एंजाइम को याद रखना है विच इज कॉल्ड PRPP सिंथेटेज। ये भी मैंने आप लोगों को कल कराया था। यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके पास राइबोस 5 फास्फेट आया था, आपने इसको कन्वर्ट किया था पहले PRP के अंदर, फिर उसके बाद IMP बनाया। उस पाथवे में डायरेक्टली मैंने वहां पे मेंशन किया है कि आपने राइबोस 5 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया IMP के अंदर। किस एंजाइम की मदद से, वो आप लोगों ने याद रखना है, PRPP। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोराइबोसोर पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि अगर हम लोग राइबोस 5 फास्फेट से आपके पास IMP बना लेते हैं, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आगे किन चीजों में कन्वर्ट होगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है कि ये जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये आपके पास दो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। लेफ्ट साइड पे ये जाएगी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और राइट साइड पे ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो समझना है। मैं पहले इस पाथवे को आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर आगे राइट साइड पे जाएंगे। अब ये क्या है, ये ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास शुगर है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजिनियस बेस है, और यहाँ पे आपके पास क्या फास्फेट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके पास क्या है, गोवन ग्वानिन या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, आपके फास्फेट को हटा देता हूँ। तो जब मैं फास्फेट को हटाऊंगा पीछे क्या बचेगा, ग्वानोसिन, और इसको क्या बोलेंगे, ये आपके पास न्यूक्लियोसाइड बच गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड में से मैं क्या करूंगा, इस शुगर को भी हटा दूंगा। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, ग्वानिन। और ग्वानिन के एक नाइट्रोजिनियस बेस है। तो आप लोगों ने बजाय कि इसको रट्टा लगाएं, सिंपल याद रखें कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से आपने फास्फेट को रिमूव किया, आपके पास न्यूक्लियोसाइड बचेगा। न्यूक्लियोसाइड में से आपने क्या करना है, शुगर को रिमूव कर देना है। तो एस है तो एस का मतलब शुगर होगा, इसको हटा दो। पीछे क्या बचेगा, नाइट्रोजिनियस बेस बचेगा। और नाइट्रोजिनियस बेस कौन सी है, आपके पास गोआनीन है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास न्यूक्लियोसाइड होता है उसके लास्ट में गुआनोसिन आता है, और जो आपके पास फ्री बेस होता है उसके लास्ट में नीन आएगा, या गुआनिन, सिन नहीं आएगा। ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। तो ये आपका था फर्स्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे पाथवे। अब आगे डिस्कस करते हैं हम इस साइड पे पाथवे को, कि जो आपका आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है, अगर ये आपके राइट साइड पे कन्वर्ट होता है अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट में, तो ये आगे क्या क्या चीजें बनाएगा। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट है, अगर इसमें से मैं फास्फेट ग्रुप को
एक तरह से रिमूव करता हूँ, पीछे मेरे पास क्या बचेगा फिर, अडीनोसिन। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ आपके पास इसमें से, लेट्स सपोज आप रिमूव करते हैं शुगर को, तो पीछे क्या बचेगा, एडानिन। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। तो राइट साइड पे ये जो अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसमें से मैंने क्या किया, फास्फेट को रिमूव कर दिया, पीछे क्या बचेगा, अडीनोसिन। तो ये आप लोगों ने राइट साइड पे पाथवे को याद रखना है। अब ये अडीनोसिन क्या करेगा, अगर मैं इस अडीनोसिन में से NH3 को रिमूव करता हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। तो अडीनोसिन डी अमाइनेज एक एंजाइम होता है जो क्या करेगा, इस अडीनोसिन में से अमाइन ग्रुप को रिमूव करेगा। तो जब अडीनोसिन में से आप अमाइन ग्रुप को रिमूव करेंगे, पीछे क्या बचेगा, आइनोसिन बचेगा। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। फिर इसी तरह देखो, ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर मैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसमें से मैं अगर फास्फेट को रिमूव करूंगा, तो फिर भी मेरे पास क्या बचेगा, आइनोसिन। तो इसका मतलब कि जो आइनोसिन है वो दो पाथवे से आ सकती है। एक, आप डायरेक्टली आइनोसिन में, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट से सिर्फ मोनोफॉस्फेट को हटा दो, एक तो पाथवे ये है। सेकंड पाथवे ये है कि आप पहले इसको कन्वर्ट करो अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट में, फिर उसमें से फॉस्फेट को रिमूव करो, पीछे बचेगा अडीनोसिन। इस अडीनोसिन में से आपने अमाइन ग्रुप को रिमूव करना है, पीछे आपका बच जाएगा आइनोसिन। अब ये आप लोगों ने बेसिक जो है ना वो चीज याद रखनी है। अब ये जो आइनोसिन है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा आपके हाइपोजेंथीन के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपका एक तरह से डेफिनेशन आएगी कि प्यूरिन साल्वेज क्या होता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक तो लेफ्ट साइड पे ग्वानिन को बनाया, और आपके राइट साइड से मैंने दो पाथवेज के थ्रू हाइपोजेंथीन बनाया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, हाइपोजेंथीन और गवानीन को वापस इनकी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब हाइपोजेंथीन से अगर मैं आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता हूँ, इसी तरह अगर मैं गुआनीन से क्या करता हूँ, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता हूँ। इस पाथवे को बोलते हैं प्यूरिन साल्वेज। आप क्या करते हो, इन एंड प्रोडक्ट्स को पकड़ के और आप न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हो, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्यूरिन साल्वेज पाथवे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपकी ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये 90% आपकी वापस इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो बाकी की 10% होती है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी जेंथीन के अंदर। मतलब ये कि इधर से आपका ग्वानिन, ये जो आपका ग्वानिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा जेंथीन के अंदर, और ऊपर से हाइपोजेंथीन आएगा, वो भी आपके जेंथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो जेंथीन है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड के अंदर, और कौन सा एंजाइम आएगा, जेंथीन ऑक्सीडेज। ये आप लोगों ने याद रखना है, फार्माकोलॉजी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्यूरिन साल्वेज पाथवे में कहाँ पे आपका हाइपोजेंथीन एंजाइम काम, हाइपोजेंथीन को जेंथीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद हेल्प ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखे हैं। अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट थी राइबोस 5 फास्फेट, आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब आपके पास एक तरह से दो पाथवे हैं, या तो आप लेफ्ट चले जाओ या आप राइट चले जाओ। अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आपने इस आइनोसिन को कन्वर्ट करना है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये आपका जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसमें से आप मोनोफॉस्फेट को हटा दो, पीछे बचेगा आपका गुआनोसिन। अगर मैं इस गुआनोसिन की स्ट्रक्चर देखूं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लेट्स सपोज ये आपके पास शुगर है और ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजिनियस बेस। अब इस स्ट्रक्चर में से अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, पीछे मेरे पास क्या बचेगा, नाइट्रोजिनियस बेस, और वो क्या होगी, गुआनीन होगी। सेम इसी तरह आप क्या करते हो, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट को राइट साइड पे लेके जाते हो। राइट साइड पे क्या होगा, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगी अडीनोसिन
तो राइट साइड पे ये सबसे पहले कन्वर्ट होगी अडीनोसिन मोनोफास्फेट के अंदर। अब सेम उसी तरह मैं इस फास्फेट को हटा देता हूँ, फिर ये क्या बनेगा, अडीनोसिन बनेगा। और ये जो अडीनोसिन है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा आइनोसिन के अंदर। फिर ऊपर से ये जो अडीनोसिन मोनोफास्फेट है या आइनोसिन मोनोफास्फेट है, इसमें भी आप इस फास्फेट को अगर रिमूव करोगे तो ये भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आइनोसिन के अंदर। और ये जो आइनोसिन है ये आगे जाएगा हाइपोजेंथीन के अंदर। और जो हाइपोजेंथीन है और जो आपका गुआनिन है ये 90% वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। और बाकी के जो 10% होंगे वो आपके जेंथीन को बनाएंगे, और जेंथीन आगे क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब ये सारा पाथवे पढ़ने का हमें क्या फायदा है, मतलब ये कि क्लिनिकली किस तरह ये रेलिवेंट है। आप लोगों का इम्यूनोलॉजी के अंदर एक डिजीज आती है, दिस इज कॉल्ड सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपकी बॉडी में इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, आपकी बॉडी के बी सेल और टी सेल की डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन ये है कि इस डिजीज के अंदर बी और टी सेल की क्यों डेफिशिएंसी होती है, या ये क्यों काम नहीं करते, इनकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो जब स्टडी की गई तो उसमें ये चीज फाइंड की गई कि ये जो बी और टी सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर क्या था, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। उस एंजाइम को बोलते हैं अडेनोसिन डी अमाइनेज। अब देखो, अगर ये एंजाइम नहीं होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, अडेनोसिन एक तरह से अकोमुलेट हो जाएगा। जब अडेनोसिन अकोमुलेट होता है तो आपकी जो आपके पास जब आपकी बॉडी के अंदर अडीनोसिन अकमुलेट होगा, ये जाके क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा बी और टी सेल के अंदर। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो आपके बी और टी सेल के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, मतलब ये थाइमाइडिन नहीं बनेगी। तो अगर आपके बी और टी सेल के अंदर पायरामिडीन नहीं बनेगी तो वो सेल एक तरह से डिसफंक्शनल होंगे। दैट्स वाई इन लोगों में फिर क्या होता है, आपके पास एक तरह से बी और टी सेल की डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास स्किड क्या है, ये आपके पास एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बी और टी सेल डिसफंक्शन होते हैं। क्वेश्चन ये है कि बी और टी सेल किस तरह डिसफंक्शन होते हैं। इन सेल्स के अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है विच इज कॉल्ड एडिनोसिन डी अमाइनेज। जब ये एंजाइम इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इन सेल्स के अंदर एक प्रोडक्ट अकमुलेट हो जाएगी जिसको बोलते हैं अडीनोसिन। जब ये प्रोडक्ट अकोमुलेट होती है, ये जाके इन सेल्स के अंदर इस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देती है। जब ये एंजाइम की एक्टिविटी इन सेल्स के अंदर कम होगी, आपके सेल के अंदर क्या होगा, प्यूरिन एंड पायरम, जो आपके सेल के अंदर पायरामिडीन्स होंगी वो नहीं बनेंगी। तो अगर आप बी और टी सेल के अंदर पायरामिडीन नहीं बनाएंगे, आपके सेल में डीएनए नहीं बनेगा, सेल में डीएनए नहीं बनेगा तो वो सेल डिसफंक्शन होंगे। दैट्स वाई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इम्यूनोलॉजी के अंदर कि जो पेशेंट को स्किड डिजीज होती है उनके अंदर बी और टी सेल का क्यों डिसफंक्शन होता है, तो आप लोगों ने बताना है उसमें अडीनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इस डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से अडीनोसिन अकोमुलेट होगा। जब ये अकोमुलेट होगा तो ये एंजाइम अपना काम कम करेगा। जब ये एंजाइम अपना काम कम करेगा तो पायरामिडीन नहीं बनेगी। जब वो नहीं बनेगी तो क्या होगा, सेल डिसफंक्शन होंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब आपके पास अडीनोसिन की अकोमुलेशन होती है तो आपके सेल्स के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसको बोलते हैं लिम्फोटॉक्सिसिटी। लिम्फो क्या होता है, बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये आप लोगों ने इस डिजीज को याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये क्लिनिकल पॉइंट था इस पाथवे से रिलेटेड। अब आगे हम पढ़ते हैं, आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं लिश नेहाइन सिंड्रोम। अब ये डिजीज क्या होती है, ये बेसिकली एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर।
ये एक ऐसी डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर आपके पास ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये एंजाइम का नॉर्मल काम क्या होता है? इस एंजाइम का नॉर्मल काम होता है हाइपोजेंथीन और गुआनिन को वापस आइनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिन के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी में यूरिक एसिड कम बने। अब अगर किसी बच्चे की बॉडी में ये एंजाइम नहीं होगा तो आपके पास ये जो रिवर्स बैकवर्ड पाथवे है ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप होगा तो आपका सारा का सारा जो पाथवे है जो 90% बैकवर्ड जा रहा था वो भी आगे यूरिक एसिड में चला जाएगा। तो बच्चे की बॉडी में फिर क्या होगा, आपके पास यूरिक एसिड की जो है ना वो अकमुलेशन हो जाएगी और बच्चे को फिर यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से सिम्टम आएंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं उसने क्या लिखा है कि डिफेक्टिव प्यूरिन सॉल्वेज ड्यू टू एब्सेंट हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये आप एंजाइम की जो एब्रीवेशन है वो भी याद रखें, ये जैसे आप लोगों को इजी रहे। तो इसका मतलब ये कि ये जो प्यूरिन साल्वेज पाथवे है इसके अंदर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इस एंजाइम का नॉर्मल काम क्या होता है? कन्वर्ट करना हाइपोजेंथीन को आईएमपी के अंदर और गुआनिन को जीएमपी के अंदर। अब जब ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड आपका ज्यादा हो जाएगा और उसी तरह फिर जब ये यूरिक एसिड ज्यादा होगा ये जाके आपकी बॉडी के अंदर क्लिनिकल सिम्टम लेके आएगा। अब देखो, अगर ये यूरिक एसिड जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है तो बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा। बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो उसकी आप कह लो कि ब्रेन की एक्टिविटी है वो कम होगी। उसका जो मेंटल लेवल है, जो आपके पास आईक्यू लेवल है वो कम हो जाएगा। उसको बोलेंगे बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। फिर इसी तरह जब ये यूरिक एसिड बॉडी में अकोमुलेट होता है ये लिप्स और आपके फिंगर्स को जाके डैमेज करेगा। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी फिंगर्स को बार बार लिप्स के अंदर डाल के सक करेगा। इस जो ये जो बच्चे का बिहेवियर है जिसमें वो फिंगर्स को सक करता है लिप्स के अंदर डाल के, उसको बोलते होते हैं सेल्फ मल्टीलेशन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सेल्फ म्यूटिलेशन क्या होता है। सेल्फ म्यूटिलेशन एक ऐसा आपके पास फाइंडिंग है जो बच्चे के अंदर एक्सेसिव यूरिक एसिड की वजह से आती है। और बच्चा क्या करेगा, फिंगर्स को अपनी क्या करेगा, लिप्स के अंदर डाल के सक करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की फिंगर्स इरिटेट हो रही होती हैं यूरिक एसिड की वजह से। डेट्स वाई वो बच्चा फिर इनको मुंह के अंदर एक तरह से एंटर करेगा। सेकंड, जब बच्चे की बॉडी में यूरिक एसिड अकमुलेट होगा ये बच्चे के अंदर क्या करेगा, अग्रेशन पैदा करेगा। बच्चा थोड़ा एंग्री होगा, फिर उसके बाद थोड़ा एंजाइटी में जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह जब आपका यूरिक एसिड बॉडी में अकमुलेट होगा तो जब आप इसकी स्टडी करोगे, जो छोटा बच्चा होता है जब उसके बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होगा वो डायपर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो जब आप डायपर को देखोगे उसके अंदर जो कलर होगा यूरिक एसिड का वो ऑरेंज सैंड सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यूरिक एसिड जब डायपर के अंदर अकमुलेट होता है तो वो कैसे दिखाई देता है। तो सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं जो क्या करेंगे, ऑरेंज कलर देंगे डायपर को। ये आप लोगों ने याद रखना है। और सेम इसी तरह जब यूरिक एसिड जाके आपके बिग टो के अंदर अकोमुलेट होगा वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, एंड दिस इज कॉल्ड गाउट। गाउट क्या होता है? when there is excessive accumulation of uric acid in the big toe which lead to inflammation and damage, this condition is called gout। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद जब ये यूरिक एसिड जाके आपके मसल्स के अंदर अकोमुलेट होगा, आपके मसल क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डिस्टोनिया। फिर इसी तरह जब ये यूरिक एसिड मैक्रोफेज को डैमेज करेगा उसको बोलेंगे मैक्रोसाइटोसिस होगी है। तो ये आप लोगों ने क्लिनिकल पिक्चर को याद रखना है। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बच्चे की बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। यूरिक एसिड क्यों ज्यादा बन रहा है? क्योंकि हाइपोजेंथीन कन्वर्ट हो रहा है जेंथीन के अंदर और जेंथीन कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड के अंदर। अब इनको कन्वर्ट कौन करता है? मतलब लेट्स सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपको किचन के अंदर ला के कोई चीज दे दी जाए और आपको कहा जाए कि लो जी ये सालन बनाओ, ये आपने सब्जी बनानी है। अगर कोई कुक करने वाला बंदा नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं बनेगा, बेशक आप बाहर से ला के जो मर्जी रख दें। तो सेम उसी तरह ये आपके पास जो जेंथीन ऑक्सीडेज है ये क्या करेगा, इन प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करेगा यूरिक एसिड के अंदर। अब अगर मैं एक ड्रग दूं
वो ड्रग जाके क्या करे, जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास हाइपोजेंथीन और जेंथीन यूरिक एसिड में नहीं जाएगा। तो जब यूरिक एसिड नहीं बनेगा, बच्चे में सिम्टम नहीं आएंगे। तो डेट्स वाई हम क्या करते हैं, पर्सन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स यूज करते हैं। वो ड्रग्स कौन सी हैं, एलोप्यूरिनोल और फेबोक्सिस्टेट। ये ड्रग आप किसी को दे के उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हो। जब यूरिक एसिड का लेवल कम होगा तो बच्चे के अंदर ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है, जब यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। उसकी वजह से क्लिनिकल जो सिम्टम्स होंगे वो कम होंगे। तो ये आप लोगों ने इस डिजीज को याद रखना है। इस पूरे पाथवे को पढ़ने का मकसद हमारा इन दो डिजीजेस को समझना था। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल भी पॉइंट, आप लोगों ने इनको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसके अंदर हम लोगों ने जेनेटिक कोड को पढ़ना है। अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द जेनेटिक कोड, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखें, आप लोगों का जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, एडानीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब अगर मैं इन 3 न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के कंबाइन करूंगा तो ये एक कोड बन जाएगा। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर एडानीन, गुआनिन, साइटोसिन, इन तीनों को मैं पकड़ूंगा, ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है। आपकी बॉडी के अंदर टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 64। ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल जेनेटिक कोड कितने, 64 है। जेनेटिक कोड होता क्या है, ये बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आगे चलते हैं कि ये जो जेनेटिक कोड होता है इसका क्या फीचर होता है, मतलब हमारी जो डीएनए होता है उसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक जेनेटिक कोड है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बना लेता हूँ। मतलब ये समझे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, एक अमाइनो एसिड बना ली या एक प्रोटीन बना ली। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक कोड से, मतलब एक कोड को ट्रांसलेट करके एक अमाइनो एसिड बनाई है, एक प्रोटीन बनाई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप एक कोड से एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, उस फीचर को या उस प्रॉपर्टी को बोलते होते हैं अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस क्या होता है, ये एक जेनेटिक कोड का फीचर होता है जिसमें आप एक जेनेटिक कोड से एक अमाइनो एसिड बना सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप एक कोड से एक अमाइनो एसिड ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। फिर उसके बाद सेकंड आपके पास ये प्रॉपर्टी आती है। इसको पढ़ने से पहले हम वापस चलते हैं, दोबारा बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज मैंने आपको ऊपर ये बताया कि मैं एक कोड से एक अमाइनो एसिड बना सकता हूँ, ये है अनअम्बिगुअस। लेकिन जो एक अमाइनो एसिड होता है ना, वो आपके डिफरेंट कोडोन से बन सकता है। मतलब ये कि अगर एक कोड है तो वो अमाइनो एसिड एक बनाएगा, लेकिन अगर मैं इस अमाइनो एसिड को चेक करूं तो आप क्या कर सकते हो, इस एक अमाइनो एसिड से डिफरेंट कोड बना सकते हो। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बेसिकली इस फीचर के अंदर आती है। सेकंड, अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि जेनेटिक कोड में 3 आपके पास होते हैं। एक होता है एडानिन, कोई भी हो सकता है, जिस आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब इस कोड से मैंने क्या करना है, आपके पास एक अमाइनो एसिड बनाना है। अब लेट्स सपोज मैं इस कोड को ट्रांसलेट करके एक अमाइनो एसिड बना लेता हूँ, ट्रिप्टोफैन। लेट्स सपोज आप ये समझ लें, या आप कह लो कि इसको ट्रांसलेट करके कोई भी आप एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। फिर उसी तरह मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोड तो यही है, लेकिन मैं इस, ये जो थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे मेरे पास एक कोड था, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मतलब इसकी जगह पे थायामीन पुट कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने इस थर्ड की पोजीशन चेंज की तो स्टिल मेरे पास क्या होगा, अमाइनो एसिड सेम बनेगा। तो इस जो प्रोसेस को बोलते होते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर आप
थर्ड पोजीशन पे जो कोड होता है उसको चेंज करोगे तो आपकी अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगी। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। या आप में से कोई बंदा मेंशन कर सकता है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? तो चले मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ। अब आप लोगों ने बताना है विजिबल है या नहीं। ओके, चलो चलें कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है। आप लोग सिंपल इसको ना आसान लफ्जों में याद रखो कि हमारे पास एक तरह से एक कोड है जिसके अंदर तीन आपके पास जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड है, एडानिन, गुआनिन और आप कह लें कि यहाँ पे थायामीन है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ट्रांसलेट करके एक अमाइनो एसिड बनाता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसी कोड को पकड़ के एडेनिन और गुआनिन सेम रहने दूंगा, लेकिन जो थर्ड पोजीशन होगी यहाँ पे मैं साइटोसिन कर दूंगा। जब मैंने थर्ड पोजीशन को चेंज किया था स्टिल मेरे पास अमाइनो एसिड सेम आई है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हो, थर्ड पोजीशन पे जो कोड होता है उसको चेंज करते हो, लेकिन उसकी चेंज की वजह से आपकी अमाइनो एसिड चेंज नहीं होती, आपकी अमाइनो एसिड सेम रहेगी। तो आप लोगों ने याद रखना है ऐसे प्रोसेस को फिर क्या बोलेंगे, या ऐसे हाइपोथेसिस को या ऐसी स्टडी को क्या बोलेंगे, वोबल हाइपोथेसिस। और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते होते हैं, डीजेनरेट या रिडंडेंट। तो आप लोग याद रखें, डीजेनरेट या रिडंडेंट के अंदर दो खसूसियत याद रखनी है। पहली खसूसियत ये कि एक अमाइनो एसिड डिफरेंट कोडोन जो है ना वो एक तरह से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वोबल हाइपोथेसिस को याद रखोगे। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं वो दोनों इसके अंदर आएंगी, ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखनी। फिर आगे थर्ड आपके पास क्या है, कि जो आपका जेनेटिक कोड होता है, मतलब ये कि लेट्स सपोज एड आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडानिन, गुआनिन। अब जब मैंने इनको लिखा है तो इनके दरमियान मैंने कोई भी कोमा वगैरह नहीं दिया, मतलब लेट्स सपोज एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, मैंने इस कोमा को रिप्रेजेंट नहीं किया। हमारा जो जेनेटिक कोड होता है उसके अंदर किसी किस्म का कोमा नहीं होता, वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट होगा, उसमें किसी किस्म का कोमा नहीं आता, उसको बोलते हैं कोमा लेस। फिर उसके बाद ये जो आपका जेनेटिक कोड होता है ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो कंटिन्यूस होगा, उसमें कोई कोमा नहीं होगा और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ये आपकी जेनेटिक कोड की थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है। फिर उसके बाद आपके पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो जेनेटिक कोड होता है वो आपका कंजर्व रहता है। वो आपका जितनी भी आपकी लेट्स सपोज आपके पास अगर ये एक कोड है, मैं इस कोड को लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये कोड है, इस सेल से मैं 5 सेल बनाता हूँ आगे फर्दर। अब मैं क्या देखूंगा कि ये जो कोड था ये सब सेल के अंदर जो है ना वो सेम है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। इसको बोलते होते हैं यूनिवर्सल, के जो आपका जेनेटिक कोड है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। जितनी मर्जी आपके सेल की एवेल्यूएशन हो जाए, जितनी मर्जी आपके सेल की डिवीजन हो जाए, जितनी मर्जी आपके सेल की चेंज हो जाए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कि जो जेनेटिक कोड है मतलब ये आपका एक कोड है, ये कोड सेम रहेगा सेल की जितनी मर्जी डिवीजन हो जाए। ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए इसको समझने के लिए पहले एक सिंपल चीज याद रखें कि आपके पास जेनेटिक कोड के अंदर तीन न्यूक्लियोटाइड होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकती है, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये तीन लिए हैं। अब लेट्स सपोज इन तीनों से मैं क्या करता हूँ, एक अमाइनो एसिड बनाता हूँ। अब इसी तरह मैं इस जेनेटिक कोड को लेता हूँ, लेकिन मैं इस थर्ड पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, एडानिन, गुआनिन, थायामीन। जब मैंने इस थर्ड पोजीशन को चेंज किया
तो मेरे अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आई। मतलब ये कि जब आप थर्ड पोजीशन को चेंज करते हो जेनेटिक कोड के अंदर, उस चेंज की वजह से आपका अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता। तो वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब आप एक जेनेटिक कोड में क्या करते हो, थर्ड पोजीशन को चेंज करते हो, उस चेंज की वजह से आपके अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी आपके पास चेंज नहीं आती, वो सेम रहता है। इस स्टडी को बोलते होते हैं वोबल हाइपोथेसिस। ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने सिंपल याद रखें कि अमाइनो एसिड सेम बनेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी रीजन ये होती है कि अगर आपने अमाइनो एसिड को बनाना है तो आपके पास फर्स्ट टू जेनेटिक कोड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं ना, वो सेम होने चाहिए। अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो जो है ना, वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं। अगर आप इन फर्स्ट टू को चेंज करोगे तो आपकी अमाइनो एसिड जो है ना, वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे पूछ रही थी सायरा, पता नहीं क्या नाम था, महजल। तो आप लोगों को ये क्लियर है। तो ये आप लोगों का जो है ना, वो आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने इस फर्स्ट आपका जो थर्ड पेज था, इसको जो है ना, वो डिस्कस करना था। तो अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं। अब्दुल मोइद, यहाँ पे मीटिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।